हेलो गाइज, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज भी चला रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी चला रहे हैं। बिहार बोर्ड के लिए 2022 में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं 12th बोर्ड में, उनके लिए हम लोग चैप्टर वाइज एक समरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें स्पेशल बिहार बोर्ड सीरीज है, जिसमें चैप्टर को हम लोग समअप कर रहे हैं। बहुत सारे जो मेन पॉइंट हैं उन सबों को बच्चा कम समय में बहुत सारा चीज़ सीख सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं। इसके साथ साथ एक सीरीज और चल रहा है, जिसमें आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग देखते हैं कि कुछ चैप्टर्स को हम लोग डील करने वाले हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे दिए हुए हमारे लिंक है, जिससे आप जुड़ सकते हैं हमसे। बहुत सारा अपडेट आपको मिल सकता है इस लिंक से जुड़ने से। जैसा कि आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है और हमारे यूट्यूब चैनल का भी नेम लिंक दिया हुआ है। ये चीज़ आपको वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको जो रिक्वायरमेंट हो वो सब चीज़ तो हम लोग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। आप यहाँ से अपने बायोलॉजी के एजुकेशन को पा सकते हैं और अपने फ्यूचर को बना सकते हैं मेडिकल के क्षेत्रों में। आप जैसा कि देख रहे हो वीडियो में, हमारे पास ऑफलाइन सेंटर भी है पटना के कंकरबाग इलाके में और पटना के अनीसाबाद इलाके में। हमारे पास 2 सेंटर हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे पास आके पढ़ना चाहते हैं, जो फिजिकली क्लासरूम को अटेंड करना चाहते हैं, वो हमारे सेंटर से भी आ सकते हैं, सेंटर से जुड़ सकते हैं और वो अपने एजुकेशन को पा सकते हैं मेडिकल के लिए, 12th बोर्ड के लिए। तो बेटा आज का जो हमारा टारगेट है, आज जिस वीडियोस को हम लोग बनाने वाले हैं, जिस लेक्चर को हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, उसका नाम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको फिगर से और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेम से पता चल रहा होगा कि आज के वीडियो में क्या मिलने वाला है। आपको आज के वीडियो में आपको जो मिलने वाला है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में मिलने वाला है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इन सबों को हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि आप फिगर देख रहे हो, वैसेक्टोमी और टिबेक्टोमी, आप एक फिगर से अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको अपने बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कितना कम समय में कितना जल्दी आपसे प्रिपरेशन हो पाता है। जो बच्चे पढ़े होंगे वो केडीटी बायोलॉजी से जुड़े और अपने भविष्य को सुनहरा बनाए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकल सके। क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है बेटा, जो इस सेशन को करके गया उसका क्वेश्चन छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, शुरुआत करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर के नेम से ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटा? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। रिप्रोडक्शन रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। और किसके बारे में? रिप्रोडक्शन रिलेटेड हेल्थ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है उसका हेल्थ क्या है। बेटा रिप्रोडक्शन रिलेटेड हेल्थ का मतलब है कि हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। हम लोग को पढ़ना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन क्या है और क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ये हम लोग बात पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उनका फंक्शन क्या है और क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं। ये बात हम लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। बेटा हेल्थ का मतलब WHO ने डिफाइन किया, WHO ने डिफाइन किया कि हेल्थ का मतलब होता है टोटली वेलबींग इन स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये बेटा ये सोशल, ये जो था वो हेल्थ का डिफिनेशन था कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। हेल्थ का मीनिंग क्या होता है ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब, हेल्थ जब जान गए तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी जानेंगे। सिंपल मीनिंग अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया बेटा
रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया कि आप टोटली वेल बीइंग या टोटली वेल हैं, टोटली वेल इन रिलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन के रिलेशन में आप टोटली वेल हैं, इसी चीज को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखें कि टोटली वेल बीइंग द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम से हम लोग टोटली फिट हैं तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में आपको मेन पॉइंट क्या पढ़ना है ये समझिए। इस चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट जो है बेटा, जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक बेटा क्या पढ़ना है ये देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमको पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ बात पढ़ना है। पॉपुलेशन के बाद हम लोग बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बर्थ कंट्रोल के साथ साथ हम लोग कुछ स्ट्रेटजी लगाएंगे कि हम लोग कैसे क्या करें ताकि हमारी बर्थ कंट्रोल के लिए जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक यही है बर्थ कंट्रोल। इसके साथ साथ कुछ हम लोग ART के बारे में पढ़ेंगे, MTP के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सरोगेसी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, समझना है और सीखना है, जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो एक एक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक बेटा आपने देखा कि सबसे पहला टॉपिक जो है वो पॉपुलेशन के बारे में मैंने बात किया। पॉपुलेशन सबसे पहला टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन के बारे में हमने बात किया कि पॉपुलेशन क्या होता है। समझिएगा मेरी बात को। पॉपुलेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज। सेम टाइप के स्पीसीज का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है वही इंडिविजुअल को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब आप सिंपल मीनिंग, अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज पॉपुलेशन। आप इकोलॉजी में भी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, जो सिमिलर स्पीसीज है उनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन बींग्स का एक्युमुलेशन है, ह्यूमन बींग्स का नंबर है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन हुआ। गोट पॉपुलेशन, काउ पॉपुलेशन, ये सब पॉपुलेशन हुआ। तो हम लोग पॉपुलेशन के बारे में समझते हैं कि पॉपुलेशन आखिर कैसे रिलेट है। तो पॉपुलेशन में हम लोग कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन बढ़ता कैसे है, पॉपुलेशन घटता कैसे। तो हम लोग पॉपुलेशन बढ़ने और घटने की बात करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ता और घटता कैसे है, ठीक है ना। और पॉपुलेशन बढ़ता घटता कैसे, इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर हाउ पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज और कैसे पॉपुलेशन डिक्रीज होता है। कुछ फैक्टर्स हैं बेटा, ये फैक्टर्स इसको क्या करते हैं, ये फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के बढ़ने और घटने के लिए। जैसा कि आप फैक्टर में देख सकते हो, सबसे पहला फैक्टर है क्या, नेटालिटी रेट, नेटालिटी रेट या नेटालिटी। दूसरा आप बात कर सकते हो मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी में बेटा दोनों का आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं इमाइग्रेशन, और उसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं ई माइग्रेशन। लेकिन याद रखेंगे कि हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हमको ये दो पॉइंट याद रखना होगा। एक तो नेटालिटी को समझना होगा और दूसरा मोर्टेलिटी को समझना होगा। नेटालिटी मतलब क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को। नेटालिटी मतलब क्या होता है बेटा, नेटालिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। नेटालिटी मतलब बर्थ रेट, जितना बर्थ रेट अच्छा होगा उतना पॉपुलेशन बढ़ेगा, बर्थ रेट कम होगा पॉपुलेशन कम होगा। क्या समझे, यस समझे। चलिए मोर्टेलिटी की बात करते हैं कि मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है बेटा, अंदाज लगाओ ना।
हम लोग बिहारी हैं, बिहारी टेक्निक लगाएंगे। मोर्टेलिटी मतलब मरने की रेट, तो यहाँ पे दिमाग लगा देंगे क्या कि मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। क्या लगाएंगे? डेथ रेट। तो यहाँ लगा दिए डेथ रेट। मरने की दर क्या है, डेथ होने की रेट क्या है। अगर डेथ ज्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन कम होगा, डेथ कम हो रहा है तो पॉपुलेशन बना रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा। और हम लोग कंपैरिजन करेंगे नेटेलिटी और मोर्टेलिटी रेट से, कब कौन ज्यादा कब कौन कम हो रहा है। उससे हमें अंदाजा लगेगा क्या कि पॉपुलेशन कैसा हो रहा है उस स्पीसीज का, चाहे जिस स्पीसीज की तुम बात कर रहे हैं। दिस इज क्लियर। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड बात हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ना घटना है, उस पॉपुलेशन बढ़ते घटते का हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या कंपेयर करते हैं। तो कह रहा है कि पॉपुलेशन कम और पॉपुलेशन ज्यादा होने से कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फॉर द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हाट मेजर्स कैन यू कंसीडर। अगर आप एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, क्या मेजर कंसीडर कर सकते हैं, क्या स्टेप कवर कर सकते हैं ताकि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कि पॉपुलेशन को अच्छा से बना के रखना चाहिए। दूसरी बात, हमें सेक्स एजुकेशन जो होते हैं उस सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड अवेयरनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवेयरनेस होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस स्कूल्स में, कॉलेज में सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए ताकि जो सेक्स एब्यूज और सेक्स क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट इज कि हमें बर्थ कंट्रोल पे कंट्रोलिंग करना चाहिए। बर्थ जो है या डेथ जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, तो बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे पास बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत सारा प्लान चलता है, वो सब चीज बर्थ कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। अवेयरनेस होना चाहिए, किसके रिलेटेड? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग का हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ जो नॉर्मल हेल्थ है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये मेजर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं कि अगर आपको गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ करना है, अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रखना है तो पॉपुलेशन अच्छा बना के रखिए। मतलब एक लेवल का पॉपुलेशन होना चाहिए, कम अमाउंट का पॉपुलेशन होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन का अवेयरनेस होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। बर्थ का कंट्रोलिंग होना चाहिए। आपका एक नॉर्मल जो जनरल हेल्थ है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एजुकेशन मिलना चाहिए या आपको अवेयरनेस होना चाहिए अबाउट द मैरिज एज। मतलब मैरिज एज के बारे में, मैरिज एज के बारे में आपको क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मैरिज एज क्या होना चाहिए। इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। समझिएगा मेरी बात को। अगर एज सही नहीं हो तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, बॉडी फिजिकली मैच्योर नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करना पॉसिबल नहीं है। कम एज में जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं वो कैरी नहीं कर पाती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है। तो आपको मैरिज एज इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए, उसका नॉलेज भी होना चाहिए ताकि आप क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपको एसटीडी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं aware about sex practice and what STD, ये बात आपको पता होना चाहिए। इससे भी आप अवेयर रहें, इसका भी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या कर सके, गुड बना सके, अच्छा रख सके, जिससे आपका पॉपुलेशन अच्छा रहेगा और आपका लाइफ भी अच्छा चलेगा। तो आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए मेजर सीखा कि क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर का हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं जिसका नाम है बेटा बर्थ कंट्रोल। तो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्या? बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन घट रहा है, तो बर्थ जो है, बेबी का जो बर्थ है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस टॉपिक के लिहाजा से और क्वेश्चन आस्किंग के चांसेस के हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बर्थ कंट्रोल रिलेटेड बार बार प्रॉब्लम पूछता है यहाँ से, ठीक है ना।
तो हम लोग बर्थ कंट्रोल के रिलेटेड बात करते हैं। बर्थ कंट्रोल होता क्या है? सिंपल मीनिंग, बायोलॉजी इज टर्मिनोलॉजी। बायोलॉजी के टर्म में ही सब कुछ छुपा हुआ है। आप उस टर्म को समझिए और आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल। दो वर्ड लिखा हुआ बेटा, एक वर्ड लिखा हुआ बर्थ और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है कंट्रोल। तो सिंपल मीनिंग हम लोग बात करेंगे बर्थ कंट्रोल। बर्थ का मतलब क्या होना? मतलब बेबी का नंबर इंक्रीज होना। सिंपल मीनिंग बर्थ का मतलब क्या? बेबी का इंक्रीजमेंट होना, नंबर ऑफ बेबी इंक्रीज होना। तो इसको क्या करना है? रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल, कंट्रोल मतलब क्या? उसको प्रिवेंट करना है। मतलब रेगुलेट का मतलब प्रिवेंशन नहीं होता है। रेगुलेट का मतलब डिक्रीज करना और इंक्रीज करना, दोनों चीज हो सकता है। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है? प्रिवेंट करना है। कंट्रोल मतलब रोकना, प्रिवेंट करना। किसको? इंक्रीजिंग बर्थ को। जो बर्थ इंक्रीज हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसको आपको क्या करना है? प्रिवेंट करना है। ये मतलब हुआ आपका बर्थ कंट्रोल का। अब कहता है कि सर अगर बेबी फॉर्मेशन बढ़ रहे हैं, इसको रोकना है, तो रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल मीनिंग सोचो। सिंपल मीनिंग सोचो कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई इंटर कर रहा है, उसको रोकना चाह रहे हो, कैसे रोकोगे? दो तीन स्टेप हो सकता है। सबसे पहले आप बाउंड्री वाल से रोक सकते हो। अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री ऐसा बना सकते हो जहां मेन गेट से वो रुक जाए। मेन गेट से अगर इंटर करता है तो फ्लोर पे आप ऐसा लगा सकते हो गार्ड जो रोक दे उसको आने से। आपके रूम के पास गार्ड हो सकता है जो आपके रूम में इंटर करने से उसको रोक सकता है। तो ये टॉपिक रहा, ये आपका मेजर रहा, ये तरीका रहा जिससे आप रोक सकते हो। तो ये चीज अप्लाई करेंगे हम अपने बर्थ कंट्रोल में कि अगर आप बेबी के बर्थ को रोकना चाहते हैं तो क्या रोकना चाहिए। बेबी का बर्थ का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड आप बात कर रहे हो। मतलब कि बर्थ का मतलब है, इस बर्थ का मतलब है, ये क्यों होता है? बर्थ हैपेंस व्हेन फीमेल कंसीव। जब कोई फीमेल कंसीव करती है तभी बर्थ होता है किसी बेबी का। मतलब कि कब होता है? प्रेगनेंसी होता है तब। कब होता है? जब प्रेगनेंसी होता है तब। मतलब अगर हम लोग प्रेगनेंसी को बेटा रोक दें, अगर हम लोग किसको रोक दें? अगर प्रेगनेंसी को रोक दे, इसको अगर प्रिवेंट कर दे प्रेगनेंसी को, तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो गया, मतलब बर्थ कंट्रोल भी हो गया। तो प्रेगनेंसी को कैसे रोकें? अब इसके प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा मेथड है। तो बहुत सारे मेथड को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रेगनेंसी को कैसे रोके। अगर प्रेगनेंसी को रोकते हैं तो बर्थ भी कंट्रोल होगा, यही मतलब निकला। तो हम लोग मेथड्स को पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रेगनेंसी को रोकने का क्या क्या मेथड हो सकता है। बेटा यहां पे कुछ हम मेथड्स का डिस्कशन कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस होता है। इसको आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर हम यहां पे बात करते हैं हमारे पास मेथड क्या क्या हो सकता है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, वेरियस टाइप, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला मेथड जो है वो नेचुरल मेथड है। क्या बेटा? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब समझिएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेगनेंसी होता है, नेचुरली प्रेगनेंसी होता कैसे है? नेचुरली प्रेगनेंसी होता कैसे है? प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? लीडिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन लीड कर गया, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर गए, तो फ्यूज करने से फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद इंप्लांटेशन। तो इंप्लांटेशन जब लीड कर गया मतलब प्रेगनेंसी हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद भी कैंसिलेशन होता है, लेकिन इंप्लांटेशन जब लीड करेगा, जब इंप्लांटेशन हो जाएगा मतलब प्रेगनेंसी काउंट करना शुरू कर देंगे। मतलब ये कहना है कि प्रेगनेंसी का भी जड़ बात, जो रूट पॉइंट है, वो हमारा फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन को अगर रोक सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक लिए तो प्रेगनेंसी रुका, और प्रेगनेंसी को रोक लिए तो बर्थ कंट्रोल हो गया। तो फर्टिलाइजेशन को रोकने की जरूरत है। फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप है बेटा, सबसे पहला जो नेचुरल फिजियोलॉजी हमारे बॉडी का है उसको आप कंट्रोल करो। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने का मतलब क्वाइटस, फिजिकल इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स को अगर रोकते हो तो आप मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से रोक लेते हो। तो इंटरकोर्स को रोकना, इंटरकोर्स नहीं रुक सकता है। इंटरकोर्स को रोकने का मतलब है कि जो स्पर्म एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, स्पर्म जब इंसेमिनेट हो रहा है वेजाइना ट्रैक में, तो आप उसको रोक लो, रुक जाएगा।
स्पर्म नहीं जाएगा, ओवम से उसको फ्यूजन नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगा। पहला पॉइंट ये नेचुरली हो सकता है। एक चीज और आपने देखा होगा कि फीमेल बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ही बेटा ओवुलेशन होता है, जैसे कि आपने देखा सुना समझा होगा। और अगर ओवुलेशन हुआ, ओवम आया, और ओवम से अगर स्पर्म नहीं टकराया तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नॉट पॉसिबल। मतलब कि अगर स्पर्म को नहीं जाने दें, मतलब कि ओवम तो आएगा, ओवम को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता है, तो ओवम आया, स्पर्म नहीं गया, फ्यूजन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ। तो स्पर्म को इंसेमिनेट करने से रोक लो, कब? जब ओवुलेशन का टाइम हो तब, या नेचुरली ऐसे भी रोक सकते हो। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम में फेजेस होते हैं कि कब ओवम आएगा, कब ओवम नहीं आएगा। इन चीजों को हम लोग उसको रिदम कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिदम। अगर उस चीज के रिगार्डिंग हम बात करें तो उसको समझ के अगर आप क्वाइटस कर रहे हैं तो आप नेचुरली एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये नेचुरली आप कर सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। एक टाइम और आता है जब मदर अपने बच्चे को मिल्क फीड करा रही होती है, जिसको हम लोग लैक्टेशनल पीरियड कहते हैं। उस समय अगर लैक्टेशनल पीरियड हो रहा है, मिल्क प्रोड्यूशन चल रहा है, मिल्क इंजेक्शन चल रहा है, तो उस समय क्या होता है? ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रहता है उस समय, ठीक है ना। तो उस समय लैक्टेशनल एमेनोरेहिया कहते हैं उस कंडीशन को, और उस समय भी आप क्या कर सकते हो? आप बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हो। तो ये नेचुरल तरीका हुआ। बॉडी में आपका जो फिजियोलॉजी हो रहा है उसको समझ के और तब आप प्लानिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है बेटा कि आप रोक सकते हो नेचुरल मेथड से। और नेचुरल मेथड में बेटा हम बात करेंगे, सबसे पहला नेचुरल मेथड में हम लोग बात करेंगे क्या? विथड्रॉल ऑफ पेनिस। विथड्रॉल ऑफ पेनिस। जिस समय स्पर्म इंसेमिनेट होना चाह रहा हो, स्पर्म इजैकुलेट होना चाह रहा हो, उस समय पेनिस को वेजाइना से क्या करो? विथड्रॉ करो। स्पर्म नहीं जाएगा, स्पर्म नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है नेचुरल में? नेचुरल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिदम देख के, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिदम देख के भी आप बात कर सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या ओवुलेटरी फेज है, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या रिदम चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे बात कर सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिदम के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिदम के बारे में बात कर सकते हो कि क्या रिदम चल रहा है, टाइम पीरियड, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल एब्सेशन, मेंस्ट्रुअल एब्सेशन भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल एब्सेशन, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोग तीसरा बात ये कर सकते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरोहिया। मतलब जिस समय मिल्क प्रोड्यूसिंग हो रहा है उस समय हार्मोन का इम्बैलेंस चलता है, और वो भी टाइम पीरियड होता है जिसमें सेफ पीरियड होता है, ठीक है ना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो मेंस्ट्रुअल एब्सेशन है ना, इसमें सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड को देखते हुए आप अपने फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। उसमें प्रेगनेंसी को रोकने और अलाउ करने का समय होता है। ये एक नेचुरल मेथड है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेचुरल मेथड। ये तीन में से विथड्रॉल ऑफ पेनिस हो सकता है, मेंस्ट्रुअल एब्सेशन हो सकता है, लैक्टेशनल एमेनोरेहिया हो सकता है। ये नेचुरल मेथड हुआ टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड की बात करेंगे बेटा। हम लोग सेकंड मेथड की बात करेंगे। हमारे पास सेकंड मेथड क्या हो सकता है नेचुरल के बाद? नेचुरल के बाद हमारे पास कुछ बैरियर मेथड हो सकते हैं। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे कुछ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड से आप जान रहे हो, बैरियर का मतलब किसी चीज की एप्लीकेशन करना जो कि बैरियर काउज करे, प्रिवेंशन काउज करे। मतलब कि आप किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट या आप किसी तरह का डिवाइसेस यूज कर रहे हो, आप किसी तरह का यूज कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस, क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। क्या करने के लिए बेटा? टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बैरियर मेथड में क्या क्या आ सकता है। जैसा कि देखिए हम बता रहे हैं आपको, बैरियर मेथड में सबसे पहला कंडोम, मेल और फीमेल कंडोम आते हैं,
जो कि आप यूजुअली बियर कर सकते हो बिना किसी डॉक्टर की सलाह का, ठीक है ना। और आप उससे क्या कर सकते हो, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोक सकते हो, फर्टिलाइजेशन रोक सकते हो, तो प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं सेकंड। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ डिवाइसेस आते हैं, जैसे या इसी में और आप बात कर सकते हो, इसी में आप बात कर सकते हो जो यहाँ पे आप कंडोम की बात कर रहे हो, इसके साथ साथ और भी आप बातें कर सकते हो। इसके तरह इंस्ट्रूमेंट डायफ्राम आता है, डायफ्राम आता है, वोल्ट्स आता है, ठीक है ना। ये सब जो स्ट्रक्चर हैं, ये सब जो डिवाइसेस हैं एक तरह के, आप फिजिकली बियर कर सकते हो। बेटा कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, और ये डायफ्राम, वोल्ट, ठीक है ना, कैप, ये सब जो आते हैं ये ज़्यादातर आते हैं फीमेल के लिए। ये किसके लिए आते हैं, मोस्टली फीमेल, मोस्टली फॉर फीमेल, ठीक है ना, मोस्टली फॉर फीमेल, ठीक है ना। और जो कंडोम्स आते हैं वो मेल और फीमेल के दोनों के लिए आते हैं। तो ये भी आप बैरियर मेथड में यूज कर सकते हो। बैरियर मेथड में नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा कुछ आईओडी डिवाइसेस होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो बच्चों हम लोगों ने आईओडी कंप्लीट किया। अब आईओडी के बाद हम लोग चलते हैं केमिकल मेथड पे। कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं हम लोग प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। बहुत सारे केमिकल आते हैं, जैसा कि आपने जानता भी होगा, जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम आते हैं, जेली आते हैं, फोम आते हैं, जो इंटरकोर्स से पहले वेजाइना के सरफेस पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्पर्म्स जब जाता है तो उसको किल कर देता है, और इससे प्रेगनेंसी रुक जाता है। स्पर्म को किल करने से स्पर्म पहुंच नहीं पाएगा। जब स्पर्म को ओवम से भेंट ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी लीडिंग का कोई चांस नहीं बनता है। तो यहाँ आपने कंप्लीट किया कि केमिकल मेथड, ये जो आपने यहाँ पे कंप्लीट किया कि केमिकल मेथड जो है बेटा, केमिकल मेथड ये आपने कंप्लीट किया कि केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज एक और है, यूज ऑफ पिल्स। बेटा यूज ऑफ पिल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आने का 100% चांस है। आपको पिल्स पूछेगा कि सहेली जो पिल्स है वो कहाँ यूज करते हैं। बेटा वो केमिकल है, टैबलेट है, जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले रिसर्चर ने रिसर्च करके सहेली नाम के पिल्स को बनाया था प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और ये बना कहाँ था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। लखनऊ में इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां ये बना था पहली बार, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे पिल्स आए, और LNZ-21 भी एक पिल्स है। एक पिल्स का नाम और मैं बता देता हूं यहाँ पे, LNZ-21, ये भी पिल्स इस्तेमाल किया जाता है। और पिल्स के रूप में एक इमरजेंसी पिल्स भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है अनवांटेड 72। जब इलीगल तरीके से कोई सेक्सुअल असॉल्ट क्राइम हो जाए और कोई फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव कर ले, तो गवर्नमेंट के परमिशन से हम लोग अनवांटेड 72 देकर हम उसके प्रेगनेंसी को कैंसिल आउट करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। तो उसको इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। क्या आपने समझा? आराम से कंसेप्ट को समझना है। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसी कंसेप्ट से आने वाले हैं, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ये आप गारंटी ले लो मेरे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक मेथड और हमारे पास है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का मतलब होता है कि आप सर्जरी करके किसी तरह से स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोक रहे हो। मतलब यह है कि जो स्पर्म जा रहा है, जो ओवम जा रहा है, उसके जाने के रास्ते में आप रुकावट डाल रहे हो। जो पासिंग पैसेज है उसको आप रोक रहे हो। सिंपल मीनिंग, स्पर्म वास डिफरेंस से क्रॉस करता है और ओवम फैलोपियन ट्यूब से क्रॉस करता है। जब आप वास डिफरेंस को कट कर दो तो पासिंग नहीं होगा। ओवम के लिए फैलोपियन ट्यूब को कट कर दो, ओवम पास नहीं होगा। दैट मीन्स कि मेल और फीमेल में सर्जरी मेथड अलग अलग होगा, जिसका पार्टिकुलर नेम होगा। एक का नेम है यहाँ पे वैसेक्टोमी और दूसरे का नेम है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी वेस वास डिफरेंस मेल में पाया जाता है तो मेल में ये प्रोसेस होगा। ट्यूबेक्टोमी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाया जाता है तो ये फीमेल में होगा। तो ये कुछ मेथड्स रहा आपको बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। बेटा जब भी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ो तो बर्थ कंट्रोल ही पढ़ो, वही मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक और हिट पॉइंट, एमिनोसेंटेसिस क्या होता है? एमिनोसेंटेसिस का मतलब होता है जिस समय एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, जिस पॉकेट में होता है, उस पॉकेट में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। और वो एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोम होते हैं, और उस क्रोमोसोम को हम लोग टेस्ट करके, चेक करके हम लोग बताते हैं कि एम्ब्रियो जो है किस तरह का है, क्या कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है उसमें, ये सब हम लोग चेकआउट कर लेते हैं एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो हम लोग दो काम करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं और जेनेटिक प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं। लोगों ने एमिनोसेंटेसिस का मिसयूज करना शुरू किया सेक्स डिटरमिनेशन में। फीमेल सेक्स को चेक करके उसको किल करने लगे ताकि फीमेल बेबी डेवलप नहीं हो, फीमेल बेबी डेवलप नहीं हो। और फीमेल को चेक करके एम्ब्रियो कंडीशन में किल करना फीमेल फर्टिलाइसिस कहलाता है। और गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया, इसलिए आप कभी भी हॉस्पिटल में जाना, वहां लिखा होता है प्रोहिबिशन सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन बिल्कुल रुका हुआ है एकदम,
ठीक है ना। तो इलीगल तरीके से कोई कर ले वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रोका गया है किसके लिए, फीमेल के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए। तो नेक्स्ट बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के साथ साथ आपने एमिनोसेंटेसिस भी देख लिया, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो उसमें प्रॉब्लम्स, और आप ये प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कुछ डिजीज एसटीडी हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एसटीडी डिजीज हो सकता है, और इनफर्टिलिटी हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारे हैं, और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई कपल 1 to 2 ईयर्स के लिए नॉर्मल सेक्स करे और कंसीव नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। लैकिंग है, मेल में भी और फीमेल में, दोनों में हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी बेटा, इनफर्टिलिटी जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। मेल के स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, ये इनफर्टिलिटी के कारण हो सकता है। मोर्टेलिटी कम हो जाए स्पर्म का, ये भी कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। फीमेल इनफर्टिलिटी में ओवुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेल इनफर्टिलिटी के। कंसीव करने में यूट्रस का यूट्राइन लेयर, इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो सुटेबल नहीं हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। इसके साथ साथ बेटा हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन रिलेटेड, यहाँ पे कुछ टॉपिक और हमारे पास है, जैसा कि आप एमटीपी का नाम सुने होंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब कोई चांसेस नहीं चलता है, जब बर्थ कंट्रोल करने में कोई चांसेस नहीं हुआ, प्रेगनेंसी हो ही गया, तब भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, मतलब इसके लिए हमारे पास एबॉर्शन नाम का मेथड आता है, जिसमें हम लोग एबॉर्शन कराते हैं, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज़्यादातर ये होता है, ज़्यादा सेफ होता है। एमटीपी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक एडॉप्शन प्रोसेस आता है। बेटा एडॉप्शन का मतलब होता है आप किसी भी सन या किसी भी डाउटर को गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार आप उसको क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो। क्या करते हो बेटा, अडॉप्ट करते हो। उसी प्रोसेस को एडप्टेशन कहलाता है, गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाता है, तब जाके ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक और हो सकता है यहाँ पे सरोगेसी से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सरोगेसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। सरोगेसी क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सरोगेसी का मतलब होता है बेटा कि कोई भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही किसी वर्क के कारण, या कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम है उसके कारण, जब वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो हमारे कंट्री में बहुत ऐसे स्टेट है, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे कुछ फीमेल ऐसे हैं जो वर्कर हैं, जो कि एक प्रेगनेंसी का वर्क ही करती हैं, जो क्या करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं खुद और दूसरे के बेबी के लिए, और वो बेबी को डेवलप करके उनको बर्थ देके उनको प्रोवाइड करती हैं बेबी, जिनको बेबी नहीं होता होगा, तो उसके लिए सरोगेसी है, ठीक है ना। मतलब एक सिंपल हम बोलते हैं कि सरोगेसी का मतलब होता है किराए की माँ। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पैसे खर्च करके और दूसरे फीमेल को प्रेग्नेंट कराते हैं गवर्नमेंट की परमिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसमें डॉक्टर एक्सपर्ट लगे हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और तब जाके हम लोग बेबी गेट कर पाते हैं। तो सरोगेसी भी चलता है जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो, फीमेल प्रेग्नेंट होने लायक नहीं हो, वहाँ पे सरोगेसी चलता है। इज इट क्लियर? तो सरोगेसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक और पॉइंट है, आप देख सकते हैं ART भी एक पॉइंट है। ये क्या है कि जब रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम है तो रिप्रोडक्शन को सक्सेस बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन को फॉर द सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन टेक्निक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक जो यूज करते हैं, उसी का नाम है ART। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है, पिल्स वाला क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ART शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि गैमिट ट्रांसफ़र कर देते हैं, समझिएगा। ART का मतलब समझिएगा बेटा कि जो ART है इसके लिए IVF इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए ZIFT इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए GIFT इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि स्पर्म और ओवम को लेकर आर्टिफिशियल ट्यूब में फर्टिलाइज करा के बेबी प्रोड्यूस करना, स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देना ओवम में, या फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन गया तो यूट्रस में इम्प्लांट कर दो, ये हो सकता है, या गैमेट को डायरेक्ट यूट्रस में ये ट्रांसफर कर दो। ये सब तरीका है ART का। यहाँ से भी क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत पूछे तो ठीक है। और IVF से रिलेटेड, IVF से रिलेटेड जो आपको बेबी पूछेगा, वो बेबी अगर इंडिया का पूछता है तो सबसे पहला बेबी
कनुप्रिया अग्रवाल, कनुप्रिया अग्रवाल जिसको हम लोग दुर्गा कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, जो कि 1978 में बनी थी सबसे पहले, कब? अक्टूबर में। इज इट क्लियर? ये पूछ सकता है, ठीक है ना। अगर ये वर्ल्ड का पूछे तो वर्ल्ड के लिए लुइस ब्राउन, ये लुइस ब्राउन भी बनी थी कब? 1978 में ही, लेकिन कब बनी थी? जून के महीना में, ठीक है ना। ये दो आर्टिफिशियल बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इनको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ पे हम लोग ने चैप्टर को समअप किया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ से हम लोगों ने देखा कि समझा कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेटा चैप्टर समअप हुआ, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, सेशन को समझते हैं। अब आप लोग वीडियोस को देखने के लिए लिंक से हमें जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब का लिंक हो, सब चीज़ दिया हुआ है, आप देखें, हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आपको बायोलॉजी के रिगार्डिंग सारा अपडेट मिलता रहे, चाहे वो 12th बोर्ड के लिए हो, 11th के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो। अगर आप नीट का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े, जिसमें आपको बायोलॉजी का लेक्चर मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।